न आंसू अलग हैं, न आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूं कि उस देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। बात जब देश की होती है, जब सुरक्षा की होती है, बात जब राष्ट्र की होती है, तो शायद सरकार भी अब कोई समझौता नहीं करना चाहती। क्योंकि बड़ी बात यह इस पूरी कवायद के बीच अब जिस तरीके से लगातार पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है और सरकार भी इस कार्रवाई के जरिए एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आतंकवादी ताकतें हैं या जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, उनको निपटा जाएगा, उनसे निपटा जाएगा और उनको एक माकूल जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। अब देखिए, आज की बात करें या पिछले 3 दिन से अगर बात करें तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, तो यूपी समेत जो तमाम ऐसे राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो गुजरात की बात करें, असम की बात करें या फिर बात केरल की करें, लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लेकिन गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब इन गिरफ्तारियों के बाद क्या ये टेरर लिंक अब इससे बचेगा? और सवाल ये भी है कि सरकार की इस कार्रवाई को लेकर के अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो इस कार्रवाई से कितना इसमें साथ दे रहे हैं, कितना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन जरा प्रतिक्रियाएं जो आ रही वो जरा सुनेंगे। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें उनकी संलिप्तता भी सामने आई थी। उसको लेकर के एजेंसियां जांच कर रही थी और जांच के आधार पर ही कई प्रदेशों में छापे भी पड़े थे और जो कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी उसमें से कुछ लोग रिमांड पे थे, जिनके सूचनाओं के आधार पर, जिनकी पूछताछ के आधार पर आगे की भी कार्रवाइयाँ जैसे सामान्य तौर पर एजेंसियाँ करती हैं वैसे ही एनआईए और प्रदेश की पुलिस मिलकर के कर रही है। और यदि कोई असामाजिक गतिविधियों वाला व्यक्ति मिलता है तो तत्काल से पकड़ करके कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, किसी को भी कानून से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एनआईए का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। क्या साजिश रच रहा है पीएफआई और पीएफआई के निशाने पर कौन कौन लोग हैं? सुरक्षा में खास करके जब देश की बात करते हैं, देश की सुरक्षा में कौन लगा रहा है सेंध और एनआईए के छापे से टूटेगा क्या टेरर का जो लिंक है? सबसे बड़ी बात यह, कुछ ऐसे सवालों के जवाब आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा भी कुछ मेहमान हमारे साथ और भी जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शबनम मैडम के पास आ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शबनम जी, सुरक्षा में जब सेंध लगाने की बात हो रही है तो सवाल उठ रहा है कौन लगा रहा है सेंध, और जो कार्रवाई की बात कर रही है सरकार, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफ बैन लगाने की बात की जा रही है, तो इस काम में थोड़ा सा और तत्परता दिखानी चाहिए, जल्दबाजी दिखानी चाहिए, थोड़ा बहुत पहले हो जाना चाहिए ये काम। आलोक जी, जिस तरीके से पीएफआई पर लगातार छापा पड़ रहा है और छापा पड़ने के बाद तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से साक्ष्य और अभिलेख मिल रहे हैं जो कि देश विरोधी हैं, और इसमें तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें लव जिहाद के मामले में वो लोगों को कहते हैं कि हम घर देंगे और उन्हें मकान देंगे। अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम युवाओं को वो रेडिकलाइज करके उन्हें कहीं ना कहीं आईएसआईएस में भी दाखिला कराने का काम करते हैं।
साथ साथ उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनके बारे में सूचना मिली है कि पीएफआई ने एक खुफिया अपनी विभाग बनाया है, जिसमें हर जिले में 2 लोगों को अपॉइंट करा है, और वो बीजेपी के नेता, आरएसएस के, और साथ साथ हमारी खुफिया एजेंसी के अंदर से या पुलिस विभाग के अंदर से भी जानकारी प्राप्त करते थे। जब सारी जानकारी एटीएस को मिलता है उसके बाद और एनआईए को, तो उसके बाद लगातार छापे पड़ रहे हैं और साक्ष्यों और अभिलेखों को इकट्ठा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे शबनम जी, आपके पास तो बड़ी जानकारी है, लेकिन इतना सब कुछ होता रहा, कहाँ पे जिस तरीके से रूट्स हैं वो तक आपको सब पता है पूरा, तब उसके बाद भी सवाल मेरा यही घूम फिर के कि देरी क्यों की? उस वक्त तत्परता थोड़ी सी दिखानी चाहिए। और देखिए सारे इनपुट मिलने के बाद जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है, इन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, अभिलेखों को इकट्ठा किया जा रहा है, और इस पे बैन लगाने की बात लंबे समय से चल रही थी। लेकिन अगर हम ये आप चाहे अदालत की कार्रवाई देखिए या पुलिसिया या खुफिया एजेंसी की, जब तक हम पूरे साक्ष्यों और अभिलेखों को इकट्ठा नहीं करते हैं, जब तक हम पूरी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं कर लेते हैं, तब चलिए मैं पूछूंगा अभी आपसे अभी सेकेंड राउंड में कि अभी किस तरीके के साक्ष्यों की जरूरत है। जी ठीक है, मैं रोहित जी के पास आ रहा हूँ। रोहित जी, अब लगातार ये जो पीएफआई के संगठन को लेकर के, इसको बैन करने को लेकर के कवायद पूरी तरीके से तेज की जा रही है। आपने भी देखा होगा कि लगातार पिछले कई दिनों से छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है यूपी सहित तमाम राज्यों में। आप इस पहल को किस नजरिए से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपकी जरा प्रतिक्रिया चाहूंगा। आलोक जी, एक जानकारी मेरे को जरा सा शबनम जी से लेनी थी। हाँ। ये पीएफआई से अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है शबनम जी अभी तक? अंदाजन बता दीजिए, कोई एग्जैक्ट की कोई बात नहीं, अंदाजन बता दीजिए। पूरे देश भर में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 100 से ज्यादा लोग आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं और भारतीय जनता पार्टी सो रही है। भारतीय जनता पार्टी सो रही है अभी तक। भाई केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, 18 प्रदेशों में आपकी सरकार, और आप क्या सो रही है मैडम? नहीं, आपकी पार्टी सो रही है। क्या कर रही है? 2006 से पीएफआई है, 2014 से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से केंद्र के अंदर आपकी सरकार है। सारी जानकारी प्राप्त मैडम, क्या मतलब 2006 से अगला इलेक्शन 2024 का आने वाला है, 2024 का अगला इलेक्शन आने वाला है। 8 साल लग गए आपको जानकारी बटोरने में। नहीं, मुझे ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है पीएफआई के साथ कि अभी तक आपने उसको बैन नहीं किया? भाई आपके पास पुख्ता सबूत हैं, वो आतंकवाद में इन्वॉल्व लोग हैं, आप उसको बैन क्यों नहीं करते हैं? भाई क्या रिश्ता है आपका पीएफआई के साथ, जो 100 से ज्यादा अधिक टेररिस्ट पकड़े गए आपके हिसाब से, और आप उनको बैन नहीं करते हो? विपक्षी पार्टियां भी प्रश्न देती रही 2006 से। नहीं मैडम, आप बताओ, आप मुझे देखो ये हवाबाजी मैडम नहीं कर चलेगी। आप मुझे बताओ बाई नेम कि विपक्षी किस व्यक्ति ने पीएफआई की पैरवी की है। मुझे विपक्षी बाई नेम बताइए कि जो 100 आपने पकड़े हैं, इनमें से किस व्यक्ति की आपने पैरवी की है विपक्ष वालों ने? तो आप उन विपक्ष वाले नेताओं को भी उठा के जेल में डालो जो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर कहीं भी आपको आतंकवाद का कोई भी इनपुट मिलता है, आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। अगर कोई भी आतंकवाद का आपको कोई भी सबूत मिलता है, 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी सो रही थी। नोटबंदी जब आपने की थी, लोगों को लाइन में खड़ा किया था। 400 मैडम सुन तो लो, अब आतंकवाद के ऊपर भी बहस करोगे क्या? सुन तो लो कम से कम। भाई हम तो आप ही की लाइन पे बात कर रहे हैं मैडम, कम से कम। अरे मैडम हमको तो सुन लो, आप क्या सीख दे रहे हैं? मैडम हमको तो सुन लीजिए, हमको तो सुन लीजिए कम से कम। अब आतंकवाद पे भी आप बहस करोगे क्या हमसे? कम से कम हमसे सुन तो लीजिए जो मैं कह रहा हूं। नहीं, मुझे ये बताइए, 2014 से आपकी सरकार है, 2016 में आपने नोटबंदी की थी, आपने कहा था आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। भाई ये कौन सी कमर टूटी है जो 2022 में 100 से ज्यादा आतंकवादी आपको पकड़ में आ रहे हैं? या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको ये तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि जनता को आप क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हो। भाई आप मुझे बताओ, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर है, 2017 से प्रदेश के अंदर है, और उसके बाद आप कहते हो कि आप 100 से ज्यादा आतंकवादी प्रदेश के अंदर रह रहे थे, आपको पता ही नहीं चला? अरे तो आपकी सरकार विफल है, इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। जब आपसे सरकार चली नहीं रही है तो इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। भाई
भाई आतंकवाद जैसी संवेदनशील मुद्दे पे भी अगर आपकी सरकार इतनी लापरवाह है कि पीएफआई के लोग आतंकवाद के अंदर इन्वॉल्व थे, उसके बाद आप अभी तक बैन नहीं किया आपने। जब आपके पास इतने पुख्ता सबूत है तो आप बैन क्यों नहीं करते भाई पीएफआई को? जवाब तो सुन लीजिए, आप लगातार एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। देखिए जवाब ये है कि 2006 से जब सिमी बैन हुआ उसके बाद पीएफआई शुरू हुआ और पीएफआई की गतिविधियां लगातार रही, चाहे वो शाहीन बाग में हो रहा हो या कहीं या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएएनआरसी के समय में जो आगजनी और प्रदर्शन हुआ। सीएएनआरसी के समय किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? पार्टियां उनके साथ खड़ी। सीएएनआरसी के समय उत्तर प्रदेश के अंदर मैडम किसकी सरकार थी? गलत जनता को बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आतंकवाद पल रहा है, पुरुष रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बात यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और आतंक पर रोक लगनी चाहिए। सीधी सी बात है, बड़ी बात यह है जी। एटीएस और एनआईए को निष्पक्षता के साथ कार्रवाई को करने देती है तो ये सारे खुलासे हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में 100 लोग पकड़ा, उत्तर प्रदेश में 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको ये बताती हूँ कि इन सभी को संरक्षण देना या जब किसी माफिया पे कार्रवाई होती है तो दूसरा नाम देना, ये विपक्षियों की आदत हो गई है। शबनम जी सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आज हम पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे हैं, बात जब देश की आती है, जब बात देश की सुरक्षा को लेकर के आती है तब हमें पक्ष विपक्ष को दरकिनार करना चाहिए, मिल करके कहने का। सवाल विपक्ष इसलिए उठा रहा है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, आपने भी कहा जब टेरर फंडिंग हो रही थी उस वक्त जांच एजेंसियां कहां पर थी, उस वक्त सरकार कहां पर थी, ये सवाल उठ रहा है। इस बात का आपको जल्दी से जवाब दे दीजिए विपक्ष को, फिर मैं अभी। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ कि हमारी एजेंसियों ने एक पुख्ता इनपुट मिला और उस पर आज कार्रवाई हो रही है, एक पुख्ता इनपुट पे, और उस पर काफी अभिलेख और सूचनाएं मिली हैं, सबूत मिले हैं और इन सबूतों के आधार पे, अभिलेखों के आधार पर निश्चित तौर पर बैन की प्रक्रिया भी जल्दी हो, क्योंकि कोई भी असामाजिक संगठन हो, कोई भी देश विरोधी कार्य करने वाले हो, वो ना योगी राज में ना मोदी राज में बच पाएंगे और उन पर कार्रवाई हो रही है। इस पर भले ही विपक्ष कितनी भी राजनीति करे, पर नहीं, विपक्ष भी इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष तो सहयोग कर रहा है। चलिए वो तो बार बार कह रहे हैं, बार बार खुद विपक्ष कह रहा है सरकार के साथ है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब पक्ष विपक्ष को दरकिनार करना चाहिए। शायद यही हमारी इंसानियत और यही हमारी शायद संवेदना भी यही कहती है, ठीक है। हम इसके ऊपर भी आप जिम्मेदारी है, राजनीति होनी चाहिए। हम तो पीएफआई के निशाने पर कौन कौन है इस पर बात कर रहे हैं, सुरक्षा में कौन लगा रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एनआईए छापे से टूटेगा टेरर लिंक क्या, हम तो आज कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के बात करें। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि आप शबनम जी को भी सुन रहे थे बड़े ध्यान से और रोहित जी को भी सुन रहे थे। मैं जरा इस पहल को लेकर के जो लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, आपकी ओपिनियन चाहूंगा। देखिए आलोक जी, हमारे दोनों साथी हमारी है और हमारे रोहित भाई बहुत अच्छी ओजस्वी भाषण दे रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर ये विपक्ष से चाहती है कि लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर लेकर उनको ठंडे पे करते हैं तो हम और रोहित भाई तैयार हैं। और योगी की तरफ से कोई आदमी उनसे तो कहेंगे नहीं कि आप साइड, हम लोग रॉकेट लॉन्चर लेके चलते हैं, भाई उड़ा देते हैं, यही हम लोग कर सकते हैं, यही बचा है उसके लिए, और तो कुछ बचा नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आज जिस तरीके से तमाम पीएफआई हो या कुछ तमाम सारी चीजें हो, सवाल के घेरे में आता है विपक्ष। अरे विपक्ष आतंकवादी है क्या? तो आप कहो कि विपक्ष आतंकवादी है तो फिर हम बताएं कि आतंक क्या होता है। विपक्ष को बताओ कि विपक्ष ही आतंकवादी है। आतंकवादियों के साथ आतंकवादियों से व्यवहार करो। जो लोग आपके साथ आपके कुलीग हैं, वहां पर आपके विधायक से सामने लड़े हैं, वो हारे हैं, वही आपके विपक्ष में है। वो आज कल वो मुख्यमंत्री थे, आज वो विपक्ष में है, कल वो प्रधानमंत्री थे, आज वो विपक्ष में है। विपक्ष के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह हमारा आचरण व्यवहार आपके साथ यहाँ पर होता है। अगर आप विपक्ष ये समझ रहे हैं कि वही आतंकवादी है तो ये तो गलत मानना है।
हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े जी। हैं और 5 साल में आप जो है कि यहाँ की गतिविधियां हो गई, आप पकड़ नहीं पाए, उसमें दोषी विपक्ष है। जी चलिए शैलेंद्र जी, मैं- आपके सवाल का सुनिए। कट टू कट सवाल का आलोक जवाब। जी, एक मिनट, हाँ आलोक जी, एक मिनट। चलिए जी अपनी बात पूरी करिए। अगर 65 रुपए का कड़वा तेल 165 में और 200 में बिक रहा है तो उसमें विपक्ष जिम्मेदार है। 100 रुपया में टमाटर बिक रहा है तो उसमें विपक्ष जिम्मेदार है। 100 रुपए का पेट्रोल हो गया उसमें विपक्ष जिम्मेदार है। और जो है डीजल 100 रुपए में हो गया उसका जिम्मेदार विपक्ष है ना। ये सारी चीजें इसका जिम्मेदार अगर विपक्ष है तो विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दे दीजिए, आप विपक्ष में आ जाइए। नहीं फिर मैंने कहा कि आज मैं थोड़ी देर बाद पक्ष विपक्ष को हटा देता हूं। शबनम जी, लगातार विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से समझ रहा है और लगातार सहयोग की भी बात कर रहा है, लेकिन बस आपसे भी उतनी ही सहयोग की उम्मीद कर रहा है। देखिए आप विपक्ष से किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं, बताइए आज। देखिए निश्चित तौर पर जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो निश्चित तौर पे सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रोहित जी बार बार कह रहे हैं पीएफआई सरकार के साथ है, पीएफआई वो बार बार सरकार के साथ, जो सरकार छापा मारकर उनके सारे कच्चे चिट्ठे को निकाल रही है, उन सबूतों को, अभिलेखों को निकाल कर उनकी गतिविधियों के बारे में बता रही है। एटीएस और एनआईए ने जिस तरीके से जो छापे मारे और सरकार ने उनके छापे में क्या निकला इसके बारे में जब बताया तो ये लगातार सरकार पे दावा बोल रहे हैं, लेकिन सरकार पे दावा बोलने वालों शबनम जी सुनिए मेरा सवाल सुनिए। देखिए मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता हूं। सरकार पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है जैसा कि रोहित जी ने कहा कि सीधा सा सवाल कि जैसे अब बार बार पीएफआई संगठन की कमर तोड़ने की बात की जा रही है, तो यही सवाल रोहित जी भी कर रहे हैं कि आप बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक कोई शिकंजा कसा, जब आपके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, आपको पता है कि टेरर फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां से हो रही है, इतना साहित्य मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अब देरी किस बात की है? राजनीतिक रोटियां सेकनी है। छापे लगातार। अब आप ही का सवाल है, पूरे विपक्ष का सवाल है, सवाल का माकूल जवाब चाहूंगा मैं। राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, जब छापे पड़ रहे हैं उस कार्य को होने दीजिए। खुफिया एजेंसियों को जो तो मैडम कौन रोक रहा है, किसने रोका, कौन सी विपक्ष की पार्टी ने आंदोलन किया? वो सारे कार्य होने के बाद जल्दी बैन भी लगेगा। इस बात कोई भी जब तक देखिए चाहे अदालत में ही जब तक किसी को दोषी पूरी तरीके से सबूतों से नहीं कर दिया जाता वो केस चलता है, उस पर ट्रायल चलता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। तो हम छापे के पहले ही कार्रवाई कर दें, जो इनपुट मिला है जिस तरीके से वो देशद्रोही कार्य कर रहे हैं उस इनपुट के अनुसार पूरे चलिए ठीक है, ये ठीक है। अब इनपुट्स का इंतजार है, अब ये नहीं मुझे पता कि किस तरीके के इनपुट सरकार चाहती है। चलिए रोहित जी मैं आपके पास और आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। रोहित जी अब कहा है जैसे आपने सवाल पूछा तो सरकार की तरफ से जवाब आया, अभी और इनपुट्स का इंतजार है, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट है? जी भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 2016 के अंदर जब नोटबंदी इन्होंने की थी, इन्होंने कहा था आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इस नोटबंदी से, आप हमें कॉपरेट करिए। 400 लोगों की जानें इन्होंने लाइनों में ले ली। उसके बाद आज स्थिति ये है कि 100 से ज्यादा, खुद भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी पकड़ लिए। तो ये आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ भाई नोटबंदी से, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके कहा था? 8 साल हो गए आपको सरकार में और 8 साल बाद भी अभी भी विपक्ष जिम्मेदार रह गया कि साहब यहाँ पे अगर आप पीएफआई को बैन नहीं कर रहे हो, पीएफआई को बैन करोगे नहीं, आप राजनीतिक रोटियां सेकोगे पीएफआई के नाम पे, विपक्ष के ऊपर आप लांछन लगाओगे और ये तो नहीं चलेगा ना। ये अच्छा शैलेंद्र जी ये बताइए पीएफआई के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, ये बताइए फिर। देखिए आप भाई आपका सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। अब आप ये बताइए 5 साल 6 महीने सरकार किसकी है? पिछला कार्यकाल भी नहीं का था। 5 साल 6 महीने की सरकार किसकी है बताया सर? किसको? जनता ने जिताया है। जनता ने जिताया है और जनता ने जिताया है वो है भाजपा। तो योगी सरकार जब 2.0 जो है वो योगी सरकार है और ये पीएफआई कब आया है? 2006 में जब आपकी सरकार होती थी और आपके साथ गठबंधन में रोहित अग्रवाल जी की पार्टी हुआ करती थी। पीएफआई तो हमारा गठबंधन नहीं था। आप ये भी आपका आरोप नहीं है कि हमारा पीएफआई भी गठबंधन था।
नहीं बता दीजिए आप लोग। देख लो शैलेंद्र जी, बाहर बुलडोजर तो नहीं खड़ा है, खिड़की खोल के देख लो। हम देख रहे हैं, हम तो हमें डर है। हमने कहा कि हम लोगों को विपक्ष को रॉकेट लॉन्चर कंधे पे लादना होगा और जाकर के इनके कार्यालय के सामने खड़ा होगा। आइए सब चलते हैं, कौन चलेगा आपके यहाँ कोई है तो उसमें लोग कह रहे तुम जाओ हम माफी मान लेंगे, हम माफी भी लिख देंगे, हम माफी मान लेंगे पीएफआई से भी, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि जो है अभी उस पर कार्रवाई होगी, दोषी करार होगा, दोषी सिद्ध होगा। अरे पीएफआई पकड़े गए हैं, उन पे फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, 24 घंटे में उन पर नियमावली कार्रवाई कीजिए, कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, उनको सजा दीजिए। अब डिबेट जो है वो एक ट्रैक पर आ रही है। अब चलिए, आपने जो सवाल उठाया, अब शबनम जी से इसी सवाल का जवाब जल्दी से ले लेते हैं। शबनम जी, अब जो लोग पकड़े गए उन पर त्वरित कार्रवाई कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब आलोक भाई, इनका एजेंडा आपने का सवाल पूछ रहा हूँ जी, शबनम जी लोग दिखा रहे हैं। इसी बात को मैं बार बार प्रश्न कर रही हूँ। 2006 से पीएफआई संगठन बनना शुरू हुआ सिमी खत्म होने के बाद, और लगातार जिनकी सरकारें रही, गठबंधन में रोहित जी भी रहे, और लेकिन कभी भी पीएफआई के गतिविधियों को हमारी सरकार थी, हमारी सरकार छापा मारने का, सुन लीजिए, छापा मारने का सोचा, और जिसके साथ रोहित जी गठबंधन में रहते थे उसी सरकार में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने कहा था गरीबी हटा देंगे, पर आज तक गरीबी नहीं हटी। रोहित जी की सरकार किसानों की हिमायती रही, लेकिन किसान आत्महत्या करते रहे, लेकिन गठबंधन में ये कांग्रेस के साथ रहे। और आज जब माफिया, भ्रष्टाचारी और देशद्रोही लोगों पे कार्रवाई हो रही है, तो देखिए किस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। जब कार्रवाई कर रही है, एटीएस और एनआईए कार्रवाई कर रही है, फिर तत्परता क्यों दिखा रहे हैं? कार्रवाई हो जाने दीजिए, और कार्रवाई के बाद बैन भी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी तत्परता और अपनी बातें रखेंगे। आलोक जी, 27 करोड़ लोगों को गरीबी दिखाते नीचे ले आए हैं। 23 करोड़ लोगों को हम गरीबी दिखाते ऊपर लेकर गए थे, हमने उनकी लखाएं पार की थी। नहीं, तो मुझे वो साल बताइए जब गरीबी हटाओ का नारे के बाद गरीब हटा दिए थे। आपने तो गरीबी हटाई नहीं, बिजली। चलिए, फिलहाल हम आतंकियों को हटाने की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुद्दे पर रहें। जी जी, शैलेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे रोहित जी से भी जवाब लेना है जल्दी से। जी हाँ, अब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह दीजिए और सरकार से कह दीजिए कि साल और कंबल से काम नहीं बनेगा। अब कंबल उड़ा के जनता इनको पूछेगी, कंबल उड़ा के पूछेगी, इस बार परेशान ना होइए। जो 200 रुपए का डीजल, 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए कड़वा तेल, रिफाइंड 200 रुपए पहुंचा है ना, जनता इनसे पूछेगी। सीएनजी 75 रुपए में तो पूछेगी, 25 रुपए लीटर सीएनजी थी, 25 रुपए में आज 75 रुपए पहुंच गई। जनता इनसे पूछेगी, टेंशन मत लीजिए। आपके नेता कहते हैं कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो इसलिए पीएफआई का, बस राहुल जी को अपलिफ्ट करने में लगे। देशद्रोहियों पे कुछ भी बोलने से कतराते हैं, तो कम से कम देशद्रोहियों के साथ नहीं खड़े होइए। देशद्रोहियों के खिलाफ जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोहियों को बना दे रहे हैं। पीएफआई उनके उसमें फल फूल रही है। पीएफआई को यही लोग बढ़ा रहे हैं, इन्हीं जिम्मेदार हैं। कोई सजा नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो जनता ने इनके इस काम के लिए हटा दिया है। तो जिम्मेदार आप हैं, पीएफआई आपके सरकार में है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आप जी सवाल का जवाब दे दिए, जो ठीक है। शबनम जी मैं आपके पास आऊंगा, शैलेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। रोहित जी, जब लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार अब जो पिछले 3 दिन लगातार छापेमारी कर रही है, उसके जरिए तो एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है ना। देखिए, सरकार को धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनको मूल मुद्दों से आपको भटकाना है। मूल मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले निचले स्तर पे है। 81 रुपए 65 पैसे आज डॉलर की कीमत हो गई है, पर भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती है। डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया, भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती है। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं, भाजपा उस पर बात नहीं करना चाहती है। ये क्या बात करना चाहते हैं? हमने पीएफआई के 100 टेररिस्ट पकड़ लिए। अब जब आपने टेररिस्ट पकड़े तो भाई बैन करो संस्था को, फिर आप क्यों नहीं बैन करते हो? और अगर वो टेररिस्ट नहीं है, जैसा अभी शबनम जी कह रही है, अभी तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, तब डिसाइड करेंगे कि हम बैन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भाई फिर आप ये माहौल विपक्ष के ऊपर क्यों लाद रहे हो? फिर आप ये विपक्ष के ऊपर देखो, सरकार केंद्र में आपकी, प्रदेश में आपकी, इंटेलिजेंस आपके पास, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं,
आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अगर हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकवादी हमारे देश के अंदर आ रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, जितनी सख्त आप कर सकते हो विपक्ष वो की करिए, तरफ हम से आपके बहुत साथ बड़ा हैं। जवाब मिला है शबनम जी कि आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद के खात्मे के लिए, जी हां, आतंकवाद के खात्मे की अगर बात करती है सरकार तो विपक्ष साथ है। अब तो विपक्ष का भी साथ है। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं रोहित जी को इस बात को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में कोई भी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, माफियाओं पे होता है तो वो कानून के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया अगला भ्रष्टाचारियों को उठा के अंदर कर दो। जो हमारी संविधान में जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश में लोकतंत्र में जो कानून व्यवस्था है, हम उसके तहत ही उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, मनमानी कोई नहीं कर सकता। तो चलिए, बड़ी बात ये है कि शबनम जी आपने कार्रवाई की बात की ना, शबनम जी मेरा सवाल सुनिए, आपने जब भी कानूनी कार्रवाई की बात की, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी बीच जब लगातार छापेमारी की जा रही है, मेरठ में एक ऐसा परिवार भी सामने आया जिसका दर्द शायद आपने सुना होगा कि जबरदस्ती का किस तरीके से उसे पूछताछ की जा रही है। वो गरीब परिवार है, तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई निर्दोष को किस तरीके से ना फंसे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और उसके लिए क्या कुछ प्लान बी है, इस पर भी जरा सोच के रखिएगा। मेहमान बने हुए, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, कुरुक्षेत्र जारी है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।